ठीक है। तो आज भी हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आज क्या करेंगे, आज देखेंगे कि लूप एवोइडेंस के बारे में। अब देखो, कोई भी लेयर 2 टेक्नोलॉजी या लेयर 3 टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिक्कत क्या होता है, लूप का दिक्कत होता है। अगर कहीं पे गलती से किसी वजह से हमें कुछ लूप देखने को मिल गया ना अपने नेटवर्क के अंदर, तो हो सकता है अपने नेटवर्क का कम्युनिकेशन बंद हो जाए, या फिर डिवाइस का जो प्रोसेस यूसेज वगैरह है ना, उसमें भी कुछ आपका दिक्कत आ जाए, या फिर डिवाइसेस को पता ना चले कि कौन से वाले डायरेक्शन में या फिर कौन से वाले डिवाइस को नेक्स्ट वाला डेटा जो है हैंड ओवर करना है। जैसे लेयर 2 के लिए अगर हम बात करते हैं, आपके पास लूप अवॉइड करने के लिए एक प्रोटोकॉल था, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो उसके वजह से आपका क्या क्या दिक्कत हो सकता है मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था। जैसे प्रोसेस यूसेज आपका बढ़ जाना, आपके डिवाइसेस को बार बार एक काम को करना। तो लेयर 3 के बारे में भी अगर हम बात करते तो डेटा प्लेन ट्रैफिक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी टीटीएल है। लेकिन जब हम कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक आपका कौन सा है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप सबसे पहले देखो, आपके पास ये एक राउटर था, आपका राउटर 1 ये हो गया, या आपके पास हो गया राउटर 2। ठीक है, इन दोनों के बीच आपने रीप चला के रखा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एक अगर यूजर बैठा है और ये एक यहाँ पे यूजर बैठा है, और ये यूजर इस यूजर के साथ कोई डेटा कम्युनिकेशन कर रहा है, एफटीपी से डेटा ट्रांसफर करना, या फिर कोई मैसेजेस भेजना, या फिर इस तरह का कोई कम्युनिकेशन कर रहा है। मतलब यूजर खुद कुछ डेटा भेज रहा है, तो इसका मतलब ये आपका डेटा प्लेन ट्रैफिक है। लेकिन रीप के वजह से ये जो दो डिवाइसेस के बीच जो एक्सचेंज आपका मैसेजेस कुछ हो रहे हैं, जैसे आपके अपडेट मैसेज एक्सचेंजेस हो रहे हैं ना, वो आपका हो गया कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। ठीक है, तो डेटा प्लेन ट्रैफिक के लिए आपका ऑलरेडी टीटीएल है, टाइम टू लाइव वैल्यू जो आपका आईपी हेडर के अंदर है, उस वैल्यू के हिसाब से आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल प्लेन के वजह से आपका दिक्कत भी हो सकता है। कैसे दिक्कत होगा आपके पास, आप देखो यहाँ पे और एक डिवाइस आप ले लो, R3 करके इस तरह का आप कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट है, तो इसका सबनेट आपका X नेटवर्क है, इसका Y नेटवर्क आप मान लो। तो ऐसा भी हो सकता है कि R1 अगर सेम अपडेट X का इन्फॉर्मेशन R2 को दे रहा है, और R2 सेम X का इन्फॉर्मेशन अगर R3 को दे रहा है। ठीक है, तो R3 फिर उसी इंफॉर्मेशन को घुमा के आगे दे रहा है। तो इसके वजह से आपका क्या है, वो जो आपका नेटवर्क का अपडेट मैसेज था ना, वो लूप के वजह से आपका क्या हुआ, पूरी नेटवर्क में घूम रहा है। तो इसके वजह से आपका दिक्कत क्या होगा, आप देखो ये वाला यूजर आपके पास था और ये वाले यूजर आपके पास था। तो Y के नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन आप ऐसा हो सकता है कि R2 ने Y का इन्फॉर्मेशन R1 को दे दिया, फिर R1 ने उसे घुमा के किसको दे दिया, R3 को दे दिया, R3 ने फिर लूप के वजह से इसे घुमा के किसको दे दिया, R1 को रिटर्न दे दिया। तो किसी वजह से R1 ने अपडेट कर लिया लूप के वजह से, क्या कि Y का नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन मेरे पास R3 से आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, X कभी भी अगर Y के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो R1 क्या करेगा, इसे अगर बेस्ट मान रहा है ना R3 के पाथ को, तो ये हमेशा डेटा आपका R3 के तरफ, मतलब R3 की तरफ भेजता रहेगा। तो इस केस में आप ऐसा बोलोगे कि R3 भी क्या कर सकता है, R2 को डेटा दे सकता है, फिर उसके बाद Y का इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपका गलती ऐसा भी हो सकता है ना कि R3 के पास भी इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि कुछ लूप के वजह से अपडेट हो गया राउटिंग टेबल में कि आपका Y का नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, या फिर X का नेटवर्क कहाँ पे आ रहा है, R1 की तरफ से रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, R3 भी अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल चेक करने के बाद फिर से डेटा घुमा के R1 को दे देगा, फिर R1 डेटा घुमा के R3 को देगा। तो यहाँ पे डेटा जो है आपका क्या होगा, घूमता रहेगा। क्योंकि आप देखो, डेटा प्लेन ट्रैफिक जब भी हम भेजते हैं, कोई यूजर अगर डेटा कम्युनिकेशन कभी भी करते हैं ना, कोई भी डेटा सेंड करते हैं, तो उससे पहले हमारा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक जो होता है ना, उससे मैनेज किया जाता है। एक बार आपका कोई, मैंने आपको राउटिंग और राउटेड प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। आपके राउटेड प्रोटोकॉल आपका क्या होता है, आईपी होता है। ये क्या करता है, आपके डेटा को कैरी करके लेके जाता है। लेकिन डेटा को कब ये कैरी करके लेके जाएगा, अगर आपका कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला है, जैसे आपके पास यहाँ पे रीफ है, इस राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने के बाद आपके डेटा का, सॉरी, आपके प्रीफिक्स का इन्फॉर्मेशन आपकी राउटिंग टेबल में एक बार अपडेट हो गया, नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन एक बार राउटिंग टेबल में आ गया, फिर आईपी क्या कर सकता है, आपके डेटा को जो है कैरी करके आगे लेके जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा प्लेन ट्रैफिक जनरेट करने से पहले हमें हमेशा याद रखना पड़ता है कि क्या, हमें सबसे पहले कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक जो है ना, उसको, उसकी जो मैनेजमेंट है वो सही से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में जब आप देखोगे तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का, आपका डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का क्या है, लूप अवॉइड करने के लिए जो तरीका है वो आपका कुछ अलग सा है। तो रीप का भी लूप अवॉइड करने के लिए तरीका आपका वही है, जिसको यूज करके ये मैट्रिक भी कैलकुलेशन करता है, जिसको यूज करके ये क्या करता है, आपका जो हॉप काउंट का मैंने वैल्यू आपको बताया था ना कि 1 से लेके 15 तक आपका हॉप काउंट है, तो उसी तरह का सेम चीज को ये क्या करता है, उसी हॉप काउंट को ये लूप अवॉइड करने के लिए यूज करता है। कैसे यूज करता है, आप देखो, गलती से अगर आप मान लो कि R1 क्या कर रहा है, X के इन्फॉर्मेशन जो है R2 को दे रहा है,
फिर R2 उसी अपडेट को घुमा के किसी वजह से लूप के वजह से R1 को दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा, R1 जब R2 को अपडेट दे देगा, ये क्या करेगा, हॉप काउंट इंक्रीज बाय 1 कर लेगा। फिर R2 जब आगे सेम अपडेट को R1 को दे देगा तो क्या करेगा, वो भी एक आपका जो हॉप काउंट है ना उसके वैल्यू को इंक्रीज बाय 1 कर लेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ से अगर 0 से आपका शुरू हुआ था 0 + 1 हो गया, यहाँ से घूम के आने के बाद आपका 1 + 1 हो गया 2, फिर यहाँ से जब ये आगे भेज देगा फिर आपका 3 हो जाएगा। इस तरह का घूमते घूमते जब इसका वैल्यू आपका 16 आ जाएगा, 16 का मतलब यहाँ पे होता है अनरीचेबल। ठीक है, 16 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, अनरीचेबल या फिर ड्रॉप। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो। तो इसी तरह से जैसे टीटीएल का वैल्यू, मैंने आपको टीटीएल लूप एविडेंस का जो तरीका मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सेम तरीका आपका यूज हो रहा है। कभी भी अगर गलती से किसी वजह से आपका कोई नेटवर्क में लूप बन गया तो उस केस में क्या है, वो लूप जब भी कोई वो डिवाइस जो है आगे अपडेट घूमता रहेगा, तो घूमने के बाद क्या होगा, हर एक डिवाइस जब भी कोई उस अपडेट को आगे दे देंगे किसी दूसरे डिवाइस को, वो क्या करेंगे, आपके जो मैट्रिक वैल्यू है या फिर आपके जो हॉप काउंट का वैल्यू है उसे क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1 कर लेंगे। तो इसी तरह से बार बार वो अपडेट आपका घूमने के बाद क्या होगा, उसमें लास्ट में आपका जो वैल्यू है वो इंक्रीज होकर आपका 16 जब आ जाएगा तो अभी आपका अपडेट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसी तरीका को यूज करके ये क्या करता है, कंट्रोल प्लेन का जो आपका लूप हो गया रिप, इसी तरह से आपका क्या करता है, एवॉइड करता है। और यहाँ पे और एक फीचर आपको देखने को मिलता है, पैसिव इंटरफेस। ठीक है, पैसिव इंटरफेस मतलब आप देखो यहाँ पे 2 वर्ड में यूज कर रहा हूं, एक आपका है पैसिव और आपका है इंटरफेस। ठीक है, तो पैसिव का मतलब आपको पता है, आपको 2 वर्ड आपको पहले भी हमने बताया था, एक्टिव और पैसिव। बहुत जगह पे ये वर्ड आपका यूज होता है। एक्टिव मतलब हमेशा क्या है, वो डिवाइस आपका उस काम करने के लिए एक्टिव है। पैसिव का मतलब क्या है, पैसिव का मतलब यही है कि वो एक्टिव नहीं है उस काम करने के लिए। जैसे हम LACP के बारे में पढ़े थे ना, उसमें आपका एक्टिव और पैसिव मोड आ रहे थे। एक्टिव का मतलब नेगोशिएशन करने के लिए वो रेडी था, पैसिव मतलब नेगोशिएशन करने के लिए आगे नहीं जा रहा था। तो इसी तरह यहाँ पे भी पैसिव और इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं। तो इंटरफेस मतलब आपका जो इंटरफेस है जनरली वही इंटरफेस है, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस को हम पैसिव क्यों कराएंगे, मतलब इंटरफेस को हम ऐसा कराएंगे कि वो रीप का ही काम ना करे। ठीक है, हम क्यों करेंगे, तो इसका भी कुछ सिनेरियो आता है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये आपके पास एक राउटर हो गया, आगे आपके पास भी एक राउटर है, ये आपका R2 हो गया, ये R1 हो गया। R1 और R2 के बीच आपने क्या किया है, आपने रिप चला के रखा है। ठीक है, ये आपका LAN नेटवर्क हो गया, इसको मैं X मान रहा हूं। ठीक है, तो आपके जो LAN नेटवर्क्स होते हैं ना, तो उसमें आपको पता है क्या है कि आपके राउटर से एक कनेक्शन आपके स्विचेस के पास जाता है, और ये स्विचेस किससे कनेक्ट होते हैं, आपके बहुत सारे पीसी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये स्विच को लेयर 2 स्विच आप मानो, ये कोई लेयर 3 स्विच नहीं है। तो ये यहाँ पे मैं क्या करूंगा, R1 और R2 के बीच में ये जो इंटरफेस है, इसमें मैं रिप चलाऊंगा, इसमें मैं रिप चलाऊंगा, ताकि इन दोनों के बीच जो है आपका नेबरशिप बन जाए, और ये दोनों क्या कर सकते हैं, जो राउटिंग के इंफॉर्मेशन इनके पास है वो आगे भेज सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच सबसे पहले हमने क्या किया, नेबरशिप चला दी, नेटवर्क कमांड चला के हमने नेबरशिप बना दी, अपडेट एक्सचेंज करने के लिए रिप भी एनेबल कर दी, अपडेट एक्सचेंज करने के लिए कैपेबिलिटी भी दे दी। लेकिन यह है कि बाय डिफॉल्ट आपके जो राउटर्स होते हैं, एक लाइन आप याद रखो कि जो कॉमन नेटवर्क उनके लिए है, मान लो ये 10 नेटवर्क था, 10.1 ये 10.2 था, इस कॉमन नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि हमेशा आपका डायरेक्टली कनेक्टेड जो होता है वो आपका हमेशा प्रीफर किया जाता है, इसलिए तो ये शेयर भी कर दे, इसको अगर आप एनेबल कर दे तो ये अपडेट के साथ ये नेटवर्क 10 नेटवर्क को आगे इसके पास शेयर भी कर दे, तो अभी ये इसके पास इसका कोई मतलब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में ऑलरेडी एडी वैल्यू 0 के साथ ये कनेक्टेड के हिसाब से पड़ा होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे रीप एनेबल की, इस तरफ भी आपने रीप एनेबल की, करने के बाद आपका क्या होगा, नेगोशिएट हो गया, जो भी आपका ट्रांसफर होना है हो गया। अभी देखो इस वाले राउटर के पास जो भी आपका LAN एरिया, दूसरा LAN एरिया आपका कनेक्टेड है, कोई यूजर आपका बैठा है, ये अगर ये वाले LAN के किसी यूजर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब ये वाले राउटर के पास इस X नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसकी राउटिंग टेबल में होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे रीप तो एनेबल कर दी, लेकिन X नेटवर्क को R1 के पास आपने एडवर्टाइज ही नहीं की, तो इसकी राउटिंग टेबल में R1 क्या करेगा, X नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आगे इसको R2 को नहीं देगा, क्योंकि R1 के पास आप एडवर्टाइज ही नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए हमें अभी क्या करना पड़ेगा, X नेटवर्क की जो इंटरफेस है उस इंटरफेस को हमें क्या करना पड़ेगा, रीप के अंदर एडवर्टाइज करना पड़ेगा नेटवर्क कमांड के साथ। तो हमने एडवर्टाइज कर दी, और आपको पता है मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंटरफेस को अगर आप रीप के अंदर डाल देते हो नेटवर्क कमांड चला के, तो उस इंटरफेस से वो क्या करता है, कुछ काम उसके होते हैं नेटवर्क कमांड चलाने के बाद। 4 स्टेप मैंने आपको बताया था, तो उसमें एक स्टेप आपका था क्या करता है, एक अपडेट मैसेज भेजता रहता है।
ठीक है। और उस अपडेट मैसेज भेजता है कब, मैंने आपको बताया था पीरियोडिकली हर 30 सेकंड में भेजता रहता है, और आपका ट्रिगर मैसेज भी होता है, जब भी कोई चेंजेस होता है तब भी भेजता रहता है। तो आप देख लो इस वाले इंटरफेस से आगे अगर ये कोई अपडेट का मैसेज भेज रहा है तो इसका मतलब सही है कि राउटर 2 को पता चले कि कौन सा नया अपडेट आया या फिर मेरे नेबर एक्टिव है कि नहीं, कुछ भी पता चले, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच आप रीप चला के रखे हो। लेकिन ये वाले इंटरफेस से जब आपका रीप का मैसेज, अपडेट मैसेज आगे जा रहा है ना, तो इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आगे तो कोई रीप चलाने वाला डिवाइस है नहीं, ये एक लेयर 2 डिवाइस हो गया। अगर आप आगे से रीप का अपडेट मैसेज भेज रहे हो, वर्जन 1 में ये आपका ब्रॉडकास्ट होगा, वर्जन 2 में आपका मल्टीकास्ट होगा, तो उस केस में इस डिवाइस को क्या लगेगा कि ब्रॉडकास्ट है तो ये ब्रॉडकास्ट कर देगा सारे पोर्ट से, सारे डिवाइस के पास चला जाएगा। अगर मल्टीकास्ट है तो अननोन मल्टीकास्ट फ्लोटिंग जिसे बोलते हैं वो भी कर लेगा, जब तक क्योंकि उसके साथ भी रीप जो है आपने एनेबल करके नहीं रखा। तो उस केस में आपका हमेशा आपका स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करता रहेगा, सारे डिवाइस के पास आपका रीप का अपडेट मैसेज जाएगा। फिर सारे डिवाइस जब उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें अगर रीप का वर्जन 1 चला है तभी क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर खोलते जाएंगे लेयर 7 के पास, उनको पता चलेगा कि एक रीप का मैसेज है, तो रीप का मैसेज मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना है क्योंकि रीप में तो नहीं चला रहा। लेकिन बार बार हर 30 सेकंड के बाद जब आपका अपडेट का मैसेज आगे जा रहा है तो उस केस में आपके सारे डिवाइस जो है एक्टिव हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस मैसेज की रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। हालांकि अगर उनके लिए नहीं है, वो रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, फिर भी उस मैसेज को प्रोसेस तो कर रहे हैं, खोल के पढ़ने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं ना। तो इस केस में ये सही नहीं है ना। हमेशा हर 30 सेकंड के बाद हर एक डिवाइस को हम थोड़ा बर्डन दे देते हैं और मेरा बैंडविड्थ भी उससे जो हो रहा है, स्विच का भी प्रोसेस जा रहा है, डिवाइस का भी प्रोसेस जा रहा है। तो इसीलिए एक नया फीचर डाल दिया गया जिसे हम बोलते हैं क्या, पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस का मतलब यही है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई इंटरफेस को हम रीप में एडवर्टाइज करना चाहते हैं लेकिन वहां से कोई अपडेट मैसेज हम आगे भेजना नहीं चाहते हैं, तो उस केस में हम उस इंटरफेस को क्या कर सकते हैं, पैसिव इंटरफेस कर सकते हैं। जब आप एक इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बना देते हो तो उस केस में आपका क्या होता है, वो इंटरफेस उस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर उसकी नेटवर्क पे एडवर्टाइज हो जाता है, लेकिन वहां से उस प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई भी मैसेज आगे पास नहीं होता है। अब क्या होगा, अगर ये वाला इंटरफेस को आप पैसिव इंटरफेस बना लेते हो तो आपके डिवाइस ये वाला इंटरफेस से आगे कभी भी कोई रीप का जो अपडेट मैसेज है वो आगे नहीं भेजेगा। तो हमेशा ये सजेस्टेड होता है, पैसिव इंटरफेस हमेशा हम क्या करते हैं, किसके तरफ हम बनाते हैं, पैसिव इंटरफेस हमेशा हम अपने लान की जो इंटरफेस होता है ना, जिस इंटरफेस से हमारा लान कनेक्टेड है उसकी तरफ हमेशा हम क्या करते हैं, पैसिव इंटरफेस को एनेबल करके रखते हैं, ताकि हमारा लान में हमें पता है आगे कोई राउटर नहीं है जिसके साथ हमें रीप का नेबरशिप बनाना है या जिसको रीप के राउटिंग की जो टेबल के इंफॉर्मेशन होता है ना पास कराना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हमेशा पैसिव इंटरफेस बना के रख लेते हैं। और कुछ टाइमर से आपके पास रीप का, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास रीप में टोटल 4 आपके पास टाइमर्स होते हैं। एक आपके पास होता है अपडेट टाइमर। ये अपडेट टाइमर आपका 30 सेकंड का होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। हर 30 सेकंड में पीरियडिकली आपका क्या होता है, एक अपडेट मैसेज आगे चलता रहता है, और इस टाइमर को आप क्या बोलते हो, अपडेट टाइमर बोलते हो। मतलब हमेशा जब तक ये इन दो डिवाइसेस के बीच रीप का नेबरशिप है तब तक R1 क्या करेगा, हर 30 सेकंड में आगे एक अपडेट का मैसेज भेजेगा R2 के तरफ, R2 भी हर 30 सेकंड में एक अपडेट मैसेज भेजेगा R1 के तरफ, ठीक है। ये पीरियडिकली चलता रहता है। उसके बाद आपके पास एक टाइम होता है जिसे बोलते हैं क्या, इनवैलिड टाइम, ठीक है। तो इनवैलिड टाइम आपका टोटल 180 सेकंड का होता है। ये इनवैलिड टाइम आपका क्या करता है, अब देखो इन दो डिवाइसेस के बीच आपका रीप चल रहा है, ठीक है। R1 ने क्या किया, एक अपडेट मैसेज 30 सेकंड के बाद भेजना था, लेकिन कुछ दिक्कत के वजह से R1 ने 30 सेकंड के बाद एक अपडेट मैसेज नहीं भेज पाया, ठीक है। तब से सडनली R2 क्या करेगा, R1 के इंफॉर्मेशन को इनवैलिड टाइम बता देगा। 180 सेकंड तक ये क्या करेगा, उसके जब तक उसे हेलो मैसेज रिसीव ना हो, अपडेट मैसेज रिसीव ना हो, ये क्या करेगा, उसे इनवैलिड टाइम के अंदर रखेगा और इसे बताएगा कि इनवैलिड, मेरा नेबर जो है वो इनवैलिड है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास एक टाइम होता है जो कि आपके पास होता है होल्ड डाउन टाइम। ये भी आपका 180 सेकंड के लिए होता है। मैं आपको पूरे सीक्वेंशियली मैं आपको बताऊंगा कौन से टाइम के बाद क्या चालू होता है। होल्ड डाउन टाइमर आपको बेसिकली यही होता है कि मेरे नेबर को कितने देर तक मैं होल्ड करके रख सकता हूं, ठीक है। जो मेरा नेबर है वो अगर मेरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं वो जिंदा है या मर गया, तो कितने देर तक मैं उसके इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रख सकता हूं। ये टाइम को हम बोलते हैं होल्ड डाउन टाइमर। हर एक प्रोटोकॉल के लिए होल्ड डाउन टाइमर आपका यही होगा।
ठीक है। और बेसिकली इसके लिए कोई हेलो मैसेज रीप का है नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रोटोकॉल के लिए आपको जनरली दो आपको टाइमर देखने को मिलेंगे, हेलो और होल्ड डाउन। जैसे मैंने आपको एज आउट टाइमर मैंने आपको बताया था ना एसटीपी में कि 20 सेकंड के लिए वो बीपीडी को होल्ड करके रखता है। अगर 20 सेकंड के अंदर अगर उसे कोई भी हेलो मैसेज रिसीव नहीं हुआ तो वो क्या करता है, वो होल्ड डाउन टाइम आपका खत्म हो जाता है और उस बीपीडी को वो फ्लश कर देता है। यहाँ पे भी आपका सेम है, आपके अपडेट मैसेज के लिए ये वेट करता है अपने नेबर के तरफ से। अगर कंटिन्यूसली अपडेट मैसेज नहीं आया तो होल्ड डाउन टाइमर तक वो वेट करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उस नेबर से जो भी मैसेज उसे रिसीव हुआ है, मतलब कोई भी प्रीफिक्स या फिर नेटवर्क रिसीव हुआ है, उसे राउटिंग टेबल से हटा देता है। चौथे वाले ऑप्शन में आपके पास एक टाइम है फ्लश टाइमर हम जैसे बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लश टाइमर आपका बेसिकली क्या होता है, ये 240 सेकेंड पे ये ट्रिगर करता है, ठीक है। टोटल 240 सेकेंड के बाद ये क्या करता है, ट्रिगर करता है। और ये टाइमर आपका बेसिकली किसके लिए काम करता है, राउटिंग टेबल से उस नेटवर्क या फिर उस नेबर का जो इंफॉर्मेशन है ना, उसे हटाने के लिए ये काम करता है। अब इसका एक सिक्वेंशियल हम देख लेते हैं। ये आपके पास राउटर 1 हो गया, ये आपके पास राउटर 2, आपने रीप चला के रखा दोनों के बीच। राउटर 1 ने सबसे पहले एक अपडेट का मैसेज भेजा होगा, राउटर 2 ने भी एक अपडेट का मैसेज भेजा होगा, ठीक है। तो राउटर 1 और राउटर 2 जब भी कोई अपडेट का मैसेज एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसके बाद उनके एक नेबरशिप हो जाता है। और नेबरशिप होते ही आपके क्या है, जो आपका मतलब जो नेबर के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह वो आपका अपडेटेड हो जाते हैं। और हमेशा आपके डिवाइस क्या करता है, R2 यही चाहेगा कि R1 मेरे को हर 30 सेकेंड के बाद जो है एक अपडेट का मैसेज भेजता रहे, ठीक है। तो आपके बेसिकली क्या होगा, यहां से आपका जो अपडेट का टाइमर है ना, अपडेट टाइमर आपका शुरू हो जाएगा। अपडेट टाइमर आपका शुरू होगा, ये 0 से आपका शुरू होता रहेगा, फिर उसके ये 30 सेकंड से आपका अपडेट टाइमर शुरू होगा और धीरे धीरे हर सेकंड के बाद 30, 29, 28 इस तरह ये डिक्रीज होता रहेगा। एक बार 0 हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, ये आपका 30 से नहीं, ये 0 सेकंड से आपका शुरू होगा, ठीक है। और हर सेकंड के बाद ये इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता रहेगा। और हर 30 सेकंड के अंदर अगर एक बार फिर से इसे अपडेट मैसेज आ गया तो ये फिर से सेट होकर आपका रीसेट कहाँ पे हो जाता है, 0 पे आ जाता है। और मान लो आपके अपडेट सेकंड इसी तरह आपका 30 सेकंड तक चलते रहे, उसके बाद आपका कोई मैसेज नहीं आया, आपके नेबर के तरफ से कोई अपडेट का मैसेज नहीं आया, तो आपका क्या है, सडनली आपका इनवैलिड टाइमर जो है ना वो आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। और इनवैलिड टाइमर चालू होते ही ये क्या होगा, ये आपका टोटल 180 सेकंड तक ये चलेगा, मतलब 30 सेकंड से लेके 180 सेकंड तक। तो ऐसा आप मान सकते हो नेक्स्ट 2.5 मिनट तक ये इनवैलिड टाइम आपका चलता रहेगा। और जब तक आपका इनवैलिड टाइम चलते हैं तो इनवैलिड टाइम आपका मतलब आपके डिवाइस क्या करता है, उस इनवैलिड टाइम में ये एक्सपेक्ट करता है कि हो सकता है मेरे मतलब नेबर से R2 यही एक्सपेक्ट करेगा कि हो सकता है R1 की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे को अपडेट रिसीव नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट 30 सेकंड में हो सकता है अपडेट रिसीव हो जाए। फिर वेट करेगा, नेक्स्ट 30 सेकंड में हो सकता है अपडेट रिसीव हो जाएगा। तो इनवैलिड टाइम तक ये क्या करेगा, वेट करेगा R1 की तरफ से कोई अपडेट रिसीव होने के लिए। जब टोटल टाइम आपका 180 सेकंड खत्म हो जाएगा तो सडनली ये क्या करेगा, होल्ड डाउन टाइमर को चालू कर लेगा, ठीक है। और होल्ड डाउन टाइमर जब ये चालू करेगा तो जितने भी प्रीफिक्स R1 की तरफ से रिसीव हुआ है या फिर नेबर से जितने भी प्रीफिक्स आपका रिसीव हुआ था, मान लो X नेटवर्क रिसीव हुआ था या फिर Y नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क रिसीव हुआ था, तो उसके लिए जो आपका मैट्रिक है उसको वो 16 कर देता है, ठीक है। मैट्रिक 16 का मतलब आपको पता है वो प्रीफिक्स आपका अनरीचेबल है। मतलब ये 180 सेकंड खत्म होने के बाद आपके डिवाइस के साथ जो भी कनेक्टेड था, मान लो इस तरफ आपने X का नेटवर्क आपका ये कनेक्ट था, ये आपका Y का नेटवर्क था, तो Y का यूजर 180 सेकंड के बाद अगर X नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो X नेटवर्क के लिए R2 क्या करेगा, ये बताएगा कि ये प्रीफिक्स मेरे से अनरीचेबल है। लेकिन स्टिल होल्ड डाउन टाइमर में आपका क्या होगा, जो रीप का नेबरशिप है वो नेबरशिप आपका रहेगा। कहां तक, 180 सेकंड से आपका होल्ड डाउन टाइमर चालू होगा, ये भी चलेगा आपका 180 सेकंड तक, नेक्स्ट 180 सेकंड तक चलेगा। लेकिन 60 सेकंड के बाद मतलब आपका 240 सेकंड पे क्या होगा, आपके राउटर जो प्रीफिक्स का इंफॉर्मेशन ये जो राउटिंग टेबल में अनरीचेबल के साथ अवेलेबल था, इसको क्या करेगा, फ्लश कर देगा राउटिंग टेबल से, ठीक है। तो होल्ड डाउन टाइमर आपका बेसिकली 180 सेकंड से चालू होगा। ये 180 सेकंड के लिए टोटल होता है, मतलब 360 सेकंड तक चलना चाहिए, लेकिन 240 सेकंड होते ही आपका फ्लश टाइमर चालू हो जाता है। और फ्लश टाइमर एक बार चालू हो गया तो इसका मतलब क्या है, नेटवर्क के जो इंफॉर्मेशन है वो आपके राउटिंग टेबल से क्या होते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि 240 सेकंड होते ही R2 जो X नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R1 से रिसीव किया था, उस इंफॉर्मेशन को राउटिंग टेबल से पूरा हटा लेगा। 180 सेकंड के बाद उस इंफॉर्मेशन को राउटिंग टेबल में रखेगा, लेकिन
इनवैलिड बताएगा। इनवैलिड बताएगा मतलब वो क्या करेगा, आपका अनरीचेबल ऐसा बताएगा कि 16 जो मैट्रिक वैल्यू है उसको सेट कर लेगा, लेकिन 240 सेकंड पे उसे डायरेक्टली राउटिंग टेबल से हटा देगा। ठीक है, और फिर 180 सेकंड आपका जब खत्म हो जाएगा होल्ड डाउन टाइमर, तो आपका 360 सेकंड टोटल कंप्लीट होने के बाद आपका नेबरशिप का इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरा चला जाता है। अभी R2 को ये पता नहीं कि R1 कौन है। तो ये बेसिकली आपके पास 4 टाइमर होते हैं। एक आपका अपडेट टाइमर होता है जो कि आपका 30 सेकंड के लिए होता है, इनवैलिड टाइमर आपका होता है 180 सेकंड के लिए, होल्ड डाउन टाइमर आपका भी 180 सेकंड, और फ्लश टाइमर आपका ट्रिगर करता है कहां पे, टोटल 240 सेकंड पे आपका फ्लश टाइमर जो है वो आपका ट्रिगर कर लेता है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह हो या फिर कोई सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। तब तक मैं क्या करता हूँ, पैकेट ट्रेस से चालू कर लेता हूँ प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए। जब तक वो इनवैलिड टाइमर खत्म हो जाएगा, मतलब 180 खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से 0 से स्टार्ट होगा होल्ड डाउन टाइमर, 0 से 180 तक। वो होल्ड डाउन टाइमर आपका हो जाएगा। तो वो एग्जैक्टली क्लियर आपको देखना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली क्लियर मेरे को भी याद नहीं उसमें क्या होगा। हो सकता है 0 से होल्ड डाउन टाइमर आपका चालू हो जाए या फिर 181 सेकेंड होके होल्ड डाउन टाइमर आपको दिखा दे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि रीप के बारे में भी जो है ना, आपको जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वो रीप के बारे में उतने इन्फॉर्मेशन आपको बताते नहीं, क्योंकि रीप आपका आजकल यूज ही नहीं होता है। ठीक है, फिर भी हम देखेंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ। तो ये सिनेरियो चलेगा। ठीक है, ठीक है। इसको मैं LAN 1 मानता हूँ, इसको LAN 2 मानता हूँ। जैसे राउटर में आपको पता है कि सारे इंटरफेस बाय डिफॉल्ट राउटर के आपके क्या होते हैं, आपका शट डाउन होते हैं, तो उन्हें हमें नो शट करना पड़ता है। इसको मैं R1 ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 को मैं नो शट डाउन कर लेता हूँ। ये मेरा LAN के साथ कनेक्टेड है। तो अपने पहले वाला LAN को हम क्या करते हैं, कुछ नेटवर्क दे देते हैं, 10 का नेटवर्क दे देते हैं। तो इसलिए इसका गेटवे में बना देता हूँ ये वाला एड्रेस 10.0.0.1। ठीक है, और फास्ट इथरनेट 0x1 से मेरा दूसरे राउटर जो R2 है वो कनेक्टेड है, उसको भी मैं नो शट डाउन कर लेता हूँ। और दोनों राउटर के बीच हम 12 का नेटवर्क यूज करते हैं। ठीक है, 12/30 का मैं यूज कर रहा हूँ। और ये स्विचेस मेरा लेयर 2 स्विचेस है, स्विचेस की तरह मैं इनको यूज कर रहा हूँ। तो इनमें कोई IP एड्रेस वगैरह असाइन करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट आ जाते हैं राउटर 2 के पास। तो राउटर 2 में भी हमने क्या किया है, फास्ट इथरनेट 0x0 को LAN की तरफ रखा है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, 20 के नेटवर्क यूज कर लेता हूँ उसके लिए, सेकंड LAN के लिए। और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 को हमने दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करके रखा है। तो उसमें भी मैं 12 का नेटवर्क यूज करता हूँ। इसमें 2 IP यूज कर लेता हूँ और /30 का मैं क्या कर रहा हूँ, सबनेट ले रहा हूँ। ठीक है, और ये डिवाइस और स्विचेस में आपको पता है बाय डिफॉल्ट आपके सारे इंटरफेस जो है VLAN 1 का मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस वगैरह नहीं कर रहा हूँ स्विचेस के ऊपर। तो डिवाइस को मैं क्या करता हूँ, इसको 10 का IP दे देता हूँ। और गेटवे, यहाँ पे गेटवे देने की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग जब कम्युनिकेशन कराएंगे इस डिवाइस को इसके साथ, तो ये 10 के नेटवर्क में होगा, ये 20 के नेटवर्क में होगा। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैफिक भेजने के लिए आपके डिवाइस को गेटवे की ज़रूरत होती है, इसलिए हम भी गेटवे की इन्फॉर्मेशन जो है दे देते हैं। ठीक है, और गेटवे की इन्फॉर्मेशन मैं क्या दे रहा हूँ, अपने राउटर के जो लेयर 3 इंटरफेस होते हैं जहाँ पे हमारा ट्रैफिक हिट होता है बाहर जाने के लिए, तो उसी के इन्फॉर्मेशन को, उसी के IP एड्रेस को हम गेटवे की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये डिवाइस के लिए मैंने ये वाला इंटरफेस जो है जिसके साथ ये डिवाइस कनेक्टेड है या फिर ये LAN कनेक्टेड है, उसी इंटरफेस का IP मैंने दे दिया गेटवे की तरफ। और ये वाले डिवाइस के लिए मैंने वही किया, ये LAN जिस इंटरफेस के साथ राउटर का कनेक्ट है उसी इंटरफेस का IP मैंने दे दिया। अभी दोनों राउटर के बीच मेरा कम्युनिकेशन है, हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं।
12.0.0.2 टेस्ट कर लेते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है। और दूसरे इंटरफेस को भी हम पिंग कर लेते हैं 20.0.0.1। ठीक है, इस 20 के लिए अभी इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इस 20 के लिए इसकी राउटिंग टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी के लिए नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन जो है नहीं हो रहा है। अभी के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, इसकी राउटिंग टेबल एक बार चेक कर लेते हैं। तो 100 आईपी राउट का कमांड हम चलाएंगे और देख लेंगे इसकी राउटिंग टेबल। तो इसकी राउटिंग टेबल में बस दो ही नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है, दो कनेक्टेड नेटवर्क। ये कनेक्टेड नेटवर्क फास्ट इथरनेट 0/0 10 का नेटवर्क हमने यूज किया है, जो कि हमारा लान एरिया की तरफ कनेक्टेड है। और दूसरी एक कनेक्टेड नेटवर्क हमारे पास है, जो नेटवर्क किसके तरफ कनेक्टेड है, हमारा R2 के तरफ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें रीप एनाबल करना है। तो रीप एनाबल करने के लिए हमें सबसे पहले रीप का प्रोसेस जो है उसे ग्लोबली एनाबल करना पड़ता है। और हमारे पास कोई राउटिंग प्रोटोकॉल अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको हम सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक, आपको मेरी ऑडियो वगैरह सब कुछ आ रहा है ना? हाँ, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ हाँ, कनेक्शन फेल हो गया। मैं कनेक्ट करता हूँ, दूसरे नेटवर्क कनेक्ट करके दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ सॉरी, वो इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, अभी ठीक है ना? हेलो, कोई कंफर्म करा सकता है कि मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एम आई ऑडिबल? कोई बता सकता है कि मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?